नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और इस वक्त की बड़ी खबर वाराणसी से मिल रही है। ज्ञान वापी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। नई याचिका को फास्ट ट्रैक में ट्रांसफर किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जज रवि दिवाकर ने मामला ट्रांसफर किया है। 30 मई को फास्ट ट्रैक कोर्ट में अब सुनवाई होगी। किरण सिंह की याचिका पर यह बड़ा फैसला लिया गया है। 3 नई मांगों को लेकर यह याचिका दाखिल की गई है किरण सिंह की तरफ से, जिसमें कि ज्ञान वापी में मुस्लिमों की एंट्री बंद करने की मांग है और पूरा परिसर हिंदुओं को सौंपने की मांग है। साथ ही हर दिन श्रृंगार गौरी या फिर जो शिवलिंग वहां पर मिला है उसकी पूजा अधिकार मिलने की मांग की गई है। विश्व वैदिक सनातन संघ की सदस्य हैं किरण सिंह, जिन्होंने ये याचिका लगाई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 3 नई मांगों को लेकर जो याचिका किरण सिंह की तरफ से दाखिल की गई है, अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला ट्रांसफर किया गया है। किरण सिंह की तरफ से याचिका दी गई है, जिसके बाद इसमें 3 नई मांगे सामने आई हैं। एक, परिसर में मुस्लिमों की एंट्री बैन, दूसरा, परिसर को हिंदुओं को सौंपा जाए और तीसरा, हर दिन नियमित पूजा का अधिकार मिले। तो ज्ञान वापी से जुड़ी हुई ये बहुत बड़ी खबर, जहां नई याचिका फास्ट ट्रैक कोर्ट को ट्रांसफर की गई है। जज रवि दिवाकर ने इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट को ट्रांसफर किया है। जो याचिकाएं किरण सिंह ने लगाई हैं, जी हां, और किरण सिंह जो कि विश्व वैदिक सनातन संघ की सदस्य हैं, उन्होंने ये 3 नई मांगे याचिका के तौर पर कोर्ट के आगे रखी और मामला अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर हो चुका है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी, मतलब तेजी से इस मामले की अब सुनवाई आगे बढ़ेगी और देखना होगा कि कोर्ट इस पर क्या निर्णय सुनाता है। दरअसल सर्वे के दौरान जो वजू खाने में मिला, उसके लिए हिंदू पक्ष पूरी तरीके से अडिग है और वो कहता है कि ये शिवलिंग है, जबकि मुस्लिम पक्ष से फव्वारा बता रहा है। और हिंदू पक्ष का साफ कहना है, चूंकि ये शिवलिंग है, महादेव है, इसीलिए रोज पूजा का अधिकार अब मिलना चाहिए। उसी से संबंधित ये याचिका अब कोर्ट में लगाई गई है, जिसकी सुनवाई अब फास्ट ट्रैक अदालत करेगी। और एक बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से हमें मिल रही है। डिंपल यादव दाखिल करेंगी नॉमिनेशन। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करेंगी डिंपल यादव और अब से थोड़ी देर में वो नॉमिनेशन फाइल करेंगी। एसपी की तीसरी उम्मीदवार बन गई हैं डिंपल यादव। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी की तरफ से 3 लोगों को राज्यसभा भेजा जा रहा है, जिसमें कि कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी की तरफ से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में राज्यसभा जा रहे हैं। तीसरे नाम को लेकर सस्पेंस बना हुआ था, तो तीसरा नाम सामने आ चुका है। तीसरा नाम डिंपल यादव का है। वो भी नॉमिनेशन अब अपना फाइल करेंगी जल्द। राज्यसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन फाइल करेंगी डिंपल यादव। तो इस नाम को जरूर सीक्रेट रखा गया था कि तीसरे नाम का जल्द खुलासा होगा, तो अब वो नाम सामने आ चुका है। एसपी की जो तीसरी उम्मीदवार है वो डिंपल यादव होंगी। और अब ये बड़ी खबर कंफर्म हो चुका है, समाजवादी पार्टी की तरफ से जो तीसरा उम्मीदवार है जिसे राज्यसभा भेजा जाएगा वो डिंपल यादव हैं। तो एक तरफ कपिल सिब्बल जो कि कांग्रेस को छोड़ करके अब आगे बढ़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से उनकी नजदीकी बढ़ रही है और ये बात तस्दीक करती है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार बना के कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेज रही है, जावेद अली खान उनको भी दोबारा राज्यसभा भेजेगी समाजवादी पार्टी। और तीसरे नाम पर सस्पेंस था जिसे गुप्त रखा गया था, वो हैं डिंपल यादव। अलाउद्दीन हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन, गुप्त रखा गया था डिंपल यादव का नाम, लेकिन अब तस्वीर साफ हो चुकी है। कपिल सिब्बल, जावेद अली और डिंपल यादव तीसरी उम्मीदवार होंगी सपा की राज्यसभा के लिए। जी हाँ, बिल्कुल 3 नाम थे जिस पर समाजवादी पार्टी मंथन कर रही थी। फाइनली तीनों नामों पर से पर्दा उठ गया। सबसे पहले कपिल सिब्बल आए, उनके साथ अखिलेश यादव और रामगोपाल, प्रोफेसर रामगोपाल भी थे नॉमिनेशन के समय। फिर जावेद अली खान की आमद हुई। अब तीसरे जो प्रत्याशी हैं वो डिंपल यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डिंपल यादव जो की पत्नी है अखिलेश जी की, वो साफ तौर से नॉमिनेशन के लिए आई है। तो अब 3 जो है आसानी से प्रत्याशी जा सकते थे समाजवादी पार्टी के, वो तीनों नामों से पर्दा अब पूरी तरह से उठ गया है और बात बिल्कुल साफ हो गई है कि समाजवादी पार्टी ने 3 जो नाम थे उनको राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। हालांकि अगर जो संख्या बल की बात करेंगे तो अभी भी समाजवादी पार्टी के पास संख्या बल में विधायकों की तादाद बढ़ रही है, लेकिन खबरें ये हैं कि चौथा प्रत्याशी समाजवादी पार्टी नहीं उतारेगा, क्योंकि चौथा प्रत्याशी जीतने की स्थिति में नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि चौथा प्रत्याशी नहीं उतारेगी समाजवादी पार्टी। 3 प्रत्याशी उसने उतारे हैं, पहले कपिल सिब्बल, दूसरे जावेद अली खान और तीसरा सस्पेंस अब खत्म हो चुका है, डिंपल यादव होंगी सपा की तरफ से तीसरी उम्मीदवार राज्यसभा के लिए। तो अपडेट्स लगातार जारी रहेंगे। फिलहाल आपको विधानसभा लिए चलते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य विधानसभा में कुछ कह रहे हैं। तो सारे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को इन्होंने नौकरी दे दी थी
और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार आई तो सारे लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया हो, ऐसा आरोप लगाते हैं। वो आयोग उस समय भ्रष्टाचार आयोग बन गया था, समाजवादी आयोग बन गया था और उसके सुनिए माननीय अध्यक्ष जी, उसका भी एक मेरे ऊपर मुकदमा है। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी। वो भ्रष्टाचार जो आयोग के अंदर हो रहा था, वहां के छात्रों ने आंदोलन किया था, वहां मैं विधायक था। उस समय 2012 में जब विधायक चुनकर के आया था, लोकसभा चुनाव लड़ने से पहले विधायक था। विधायक के नाते सभी जितने विधायक चुने गए थे उनको बुलाया। नहीं अध्यक्ष महोदय, परीक्षाएं कितनी रद्द हुई वो भी बता दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, आजकल एसआई की परीक्षा में जो धांधली हुई है वो माननीय सदस्य बता देंगे कितने पकड़े गए उसमें अभी तक लोग। माननीय अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था तो जरूर स्थापित हो जाए। मैंने बोला सब एक साथ पूछ लीजिए। माननीय उप मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं तो बीच में टोका टाकी अब न हो। माननीय वही मैं कह रहा हूँ, सब एक साथ पूछ लिया। मैंने भी रिक्वेस्ट किया। मेरा कृपया मैं पूरी बात समय जो है मैं बता दूं। एक मान्यवर जो समय है ना, वो संख्या के आधार पर निर्धारित होता है। मेरी बात सुन लीजिए, मेरा निवेदन सुन लीजिए। संख्या के आधार के ऊपर निर्धारित होता है और जिस प्रकार की जितनी रेशियो के हिसाब से संख्या होती है उस हिसाब से निर्धारित होता है। एक सेकंड, वो पूरा नहीं, अगर उस रेशियो के हिसाब से आप अपनी लिस्ट दे दो कि एक आदमी बोलेगा तो मैं उसी को अलाउ करूंगा, बाकी किसी को नहीं बोलने दूंगा। उसी के हिसाब से एडजस्टमेंट। समय हमेशा आप तो बड़े पुराने सदस्य, आपको ये बात पता होनी चाहिए। समय राजनीतिक दलों के रेशियो के हिसाब से होता है, उसी हिसाब से। माननीय अध्यक्ष जी, आपने जो कहा मैं उसको सिरोधार करता हूँ। यही है, ये बात है। मान्यवर, कल जब मुझे शुरुआत बोलने का अवसर मिला तो माननीय अधिष्ठाता महोदय ने 10 मिनट में ही मुझे बैठा दिया। हमारी भी संख्या 111 की है मान्यवर। आपके यहाँ से लंबी लिस्ट थी ना? नहीं, लंबी लिस्ट। अगर आप कल का भी समय निकाल के रेशियो देख लोगे तो आपको ज्यादा ही मिला होगा, कम नहीं मिला होगा। लिस्ट इनकी भी है। आप उधर से आपको कम नहीं मिला होगा। सुन लें, उधर से आप 2 को बुला रहे हैं, इधर से 1 बुला रहे हैं। मतलब आपने तो उस आप मेरे से सूची ले लेना, मैं आपको भेज दूंगा। आपने तो बांट दिया है, मैं आपको दे दूंगा, लगभग बराबर से बोलेगा। नेता विरोधी दल और नेता सदन उससे अलग है। बाकी लोगों के मान्यवर निश्चित रूप से एक समय सीमा होनी चाहिए और अगर समय सीमा आप नहीं करेंगे तो दूसरे को भी दीजिए मान्यवर। तो मैं दूंगा, उतनी संख्या कम हो जाएगी। नेता और उपनेता के लिए समय की कोई वो नहीं होनी चाहिए। मान्यवर क्यों? उप मुख्यमंत्री नहीं है? उप मुख्यमंत्री नहीं है? ये मान्यवर नहीं, सामान्य सदस्य में और उप मुख्यमंत्री में मान्यवर फर्क होना चाहिए। मान्यवर ये कृपा करके आप अपनी व्यवस्था बना ले मान्यवर। नहीं, ये व्यवस्था बना ले मान्यवर, लेकिन ये टोका टाकी नहीं होनी चाहिए। नहीं, टोका टोकी नहीं होगी। माननीय केशव जी। अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूँ, अरे मैंने अपनी रूलिंग दे दी ना, बैठिए। आप मान्यवर इसी तरीके से अगर ये होगा तो इनके मान्य सदस्य बोलेंगे तो क्या होगा? बैठे, ऐसे फिर कोई बोल नहीं पाएगा। नेता और उपनेता के लिए कोई समय नहीं। आप बैठे। नेता और उपनेता के लिए समय की बाध्यता आप तय कर दें। आप तय कर दें मान्यवर। नेता के लिए और नेता प्रतिपक्ष के लिए कोई समय निर्धारित नहीं। मैं सामने बैठे हुए मेरे मित्रों की परेशानी में समझ सकता हूँ, क्योंकि इनको सच सुनने का साहस ही नहीं है। सच सुनने का साहस नहीं है। अगर सच सुनने का साहस हो तो धैर्यपूर्वक सुन लीजिए, मैं ऐसी कोई बात नहीं कह रहा हूं। और आप फिर सुन क्यों नहीं पा रहे? आप सुन लो, आप सच सुनने का साहस रखो। माननीय अध्यक्ष जी, अरे बैठिए ना, अरे सुनिए तो आप सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए माननीय, आप सुनिए। मैंने बोल दिया ना, राजनीतिक दलों के हिसाब से समय होगा। मैं आपका लिस्ट भेज दूंगा, अगर आपको कम मिला होगा तो ज्यादा दे दूंगा। मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सहित प्रदेश के जितने भी भर्ती आयोग थे उनकी मैं चर्चा कर रहा हूं।
अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष ये कहे कि आपके ऊपर कितने मुकदमे हैं बता दीजिए। एक मुकदमा, आप मुख्यमंत्री थे और जो भर्तियों में भ्रष्टाचार हो रहा था उसके खिलाफ छात्रों का आंदोलन था, एक जनप्रतिनिधि के नाते उसमें मैं शामिल होने के लिए गया और उसमें शामिल होने के लिए गया तो आपने मुझे मुखाभियुक्त बना दिया। क्यों बना दिया वो मैं आपका समझता हूं, क्योंकि मैं पिछड़े वर्ग से आता था। आपको बर्दाश्त ही नहीं था कि केशव प्रसाद क्यों वहां पर गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल ये कहना चाहता हूं, आपने कहा कि रोजगार हमारी सरकार में, मैं भी गांव का रहने वाला हूं, यहां तमाम माननीय सदस्य जो बैठे हैं गांव के बैकग्राउंड वाले हैं। पिछली सरकार के समय बिना पूजा मतलब कुछ चढ़ाए किसी नौजवान को नौकरी नहीं मिलती थी और आज मैं इस सदन में दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश का एक भी नौजवान ये आरोप नहीं लगा सकता है कि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने पैसा देकर के नौकरी दी। अब कोई नकल कराने वाला गैंग, ये आपकी उपलब्धि है, मैं मानता हूं कि आपकी जब सरकार थी। अरे बैठिए ना, अरे बैठ जाइए, आप बैठिए, माननीय सदस्य साहब बैठिए, माननीय सदस्य साहब बैठिए, आप बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, जब ये उपलब्धि हमारे नेता प्रतिपक्ष जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय एक उपलब्धि बहुत बड़ी थी। ये जो अभी आप माननीय नेता प्रतिपक्ष जी बीच में खड़े होकर कहें तो एसआईटी जांच चल रही है, ये आपकी उपलब्धि है कि आपके शासनकाल में हमारी सरकार जब थी, मैं आपको बता रहा हूं, आप मेरी भी बात सुन ले कृपया। माननीय अध्यक्ष जी, जब हमारी सरकार थी माननीय कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में, तो उस समय नकल हमारी सरकार के समय बंद, मैं उस समय सदन का सदस्य नहीं था, परेशानी बच्चों को ही थी लेकिन पढ़ने की आदत हो गई। लेकिन संयोग से हमारी सरकार जब चली गई और फिर समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो उसने जो नकल का कानून था उसको खत्म करके फिर नकल की छूट दे दिया। अब उसके बाद भर्तियां ऐसे होने लगी, अब भर्तियों के क्रम में स्थिति यह बन गई, कृपया आप सुनने का साहस रख लो यार। मैं जो बात बता रहा हूं, ये जो आपकी उपलब्धि है आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी की, यह है कि आपके शासन काल में नकल माफियाओं का एक बहुत बड़ा गैंग तैयार हो गया था और वह गैंग ये पेपर लीक कराने का काम और उसको बेचने का काम, उसको बहुत पकड़ लिया गया है। आने वाले समय में आप भरोसा रखिए, एक एक को पकड़ करके अंदर करा जाएगा, एक एक को पकड़ करके अंदर किया जाएगा। अब आप थोड़ा, अगर आपको संभव हो तो आप फीडबैक अपने ही लोगों से ले लीजिए, जो पकड़े जा रहे हैं वो लोग कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो किस दल से रिश्ता नाता रखते हैं, तो आपको फिर ये सवाल आप नहीं करेंगे, अगली बार से नहीं उठाएंगे। अगर सदन उसके बाद बताइए, आपको बताया जाएगा। वो तो एकदम पुलिस उसकी जांच करती है, अपराधी पकड़े जाते हैं, जेल भेजे जाते हैं। लेकिन हमारी सरकार का आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में यह प्रयास है कि उत्तर प्रदेश का कोई नौजवान गरीब का बेटा खेत बेच करके, जमीन बेच करके, कर्ज ले करके, जेवर बेच करके उसको नौकरी पाने की जरूरत ना पड़े, उसे भ्रष्टाचार मुक्त भर्तियां और उसको मेरिट के आधार पर अवसर मिले। अध्यक्ष महोदय, अरे आप नेता, अध्यक्ष महोदय, आप इतने नौजवान, आप हर बात नहीं, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ धरना प्रदर्शन हुआ है नौकरी को लेकर के, चाहे 69,000 रहा हो, बीएड टेट रहा हो, इतने बड़े पैमाने पे धरना प्रदर्शन लखनऊ में कभी किसी सरकार में नहीं हुआ। आप अपना एक बार मौका ले लीजिए, उनको बोलने अभी उनको बोल लीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, ये सदन पहले हम नियमों से चलते हैं मान्यवर, बाद में परंपराओं से। मान्यवर, अगर कोई सदस्य मान्यवर इधर से बोल रहा है, डिप्टी सीएम साहब बोल रहे हैं, तो अगर ये चाहेंगे ये बैठ जाए, उधर से कोई आदमी बोलना चाहे तब ये बैठ जाए, तभी अनुमति हो सकती है मान्यवर। ये सदन की परंपरा रही है मान्यवर। तो पहले हम नियम से चलते हैं, सभी को मालूम है। अगर ये अनुमति नहीं देते, ये सबको मालूम है, सबको पालन अगर डिप्टी सीएम अनुमति नहीं देते तो मान्यवर उधर के आदमी को बोलना नहीं चाहिए और बैठ जाना चाहिए। मैं इसकी अनुमति इंटरवेन नहीं करना चाहिए, ये मैं कई बार कह चुका हूं और उसके बाद भी लगातार टोका टोकी होती है। ये अपने आप में गलत परंपरा है मान्यवर, इसको रोका जाना चाहिए तुरंत।
नहीं, आप गलत बात, आप बैठ जाइए। नहीं, आप प्लीज बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। अगर आपको नहीं सुनना तो आप निकल जाइए, आपको नहीं सुनना तो आप निकल जाइए, ये बात गलत है। आप बैठ जाइए, अगर आपको सुनने की क्षमता नहीं है तो आप प्लीज चले जाओ, नहीं तो मुझे इंगित करना पड़ेगा आपको। बैठ जाइए प्लीज। आप आदर सम्मान, आप सुनिए, सुनने की क्षमता रखिए ना, आप सुनने की क्षमता रखिए। नहीं, अगर आप उनके बाद, मैं इनके बाद आप ही को अवसर दे दूंगा, आप बता दीजिएगा जो कुछ बताना, नोट कर लीजिए, उसके बाद नोट कर लीजिएगा ना, आपने जो कुछ बताना है उसके बाद सब बता दीजिएगा, मैं आपको अवसर दे दूंगा, उसके बाद आप नोट कर लीजिए सब कुछ। माननीय अध्यक्ष, मैं जरूर ये निवेदन करूंगा, जिनको जो बोलना है मेरे बोलने के बाद आप बोलिए ना, आपको कहाँ मना किया, मैं आपको अवसर दूंगा, पूरी बात बोलिए, आप पूरी बात बोलिए, सारी बात का जवाब दीजिए। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, आप सब बात का जवाब दीजिए, अब आप कोई बीच में टोका टोकी नहीं करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मैंने कहा इस बात को कि जो उपलब्धि थी उसको नेता प्रतिपक्ष ने नहीं बताया। नकल अध्यादेश हमारी सरकार लाई थी, उस समय श्रीमान बाबूजी कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में थी, उसको खत्म किया था आदरणीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में जब सरकार थी। जो नकल हो रही थी उसको हमने खत्म किया, फिर आपने शुरू किया। ये एक गलत परंपरा शुरू हुई, इसको स्वीकार करने में अपनी उपलब्धि के रूप में मुझे लगता है नेता प्रतिपक्ष को कोई नाराजगी होने का सवाल नहीं है, ना हमारे प्रतिपक्ष के साथियों को कोई नाराज होने का सवाल नहीं। अभी दूसरा विषय यहां पर आ रहा था कोरोना से संबंधित। कोरोना के संबंध में देखिए, आपने कोरोना का जब संक्रमण का संकट आया, अब उस कोरोना संक्रमण के संकट के समय हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ, कौन है टीका टिप्पणी कर रहा है? कोई नहीं टीका टिप्पणी, आपको कहां से सुनाई पड़ रही है? शानदार, आपको कहां से सुनाई पड़ रही है? कोई नहीं है वहां पर, कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा, कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा। मैंने उसका भिजवाया ऊपर देख के, वो उसका कैमरा चालू है, अगर कोई भी ऊपर टिप्पणी टिक्का नहीं करना नहीं, कोई कुछ नहीं कर रहा। आपको और कहीं से सुनाई पड़ रहा है, ऊपर से कोई टिक्का टिप्पणी नहीं कर रहा। कोई टिक्का टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, वहां पर मार्शल बैठे हुए, कोई टिक्का टिप्पणी करेगा तो उसी समय उसको हटा देंगे। अरे आप हाउस के अंदर रहिए ना, कोई टीका टिप्पणी कर भी नहीं सकता, कोई करेगा तो नहीं कर रहा। आपको अनिल जी और कहीं सुनाई पड़ रही होगी आवाज, अब बैठिए वहां से। अरे आप जानबूझ के हाउस डिस्टर्ब करना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जाके देखिए मार्शल, वहां से रिपोर्ट दीजिए, वहां पे आदमी खड़ा करिए। समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूं। अगर कोई है तो उसको मिलेगी, विल बी पनिश्ड। आप बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय केशव, अभी मैं जब सुन रहा था माननीय नेता प्रतिपक्ष को, तो उन्होंने कोरोना के समय की चर्चा की। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की प्रशंसा करने वाले, अभी कल ही हम देख रहे थे क्वाड में, जापान में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे। अमेरिका जैसे सभी सुविधाओं से युक्त संपन्न देश का राष्ट्रपति उसकी प्रशंसा कर रहा है कि भारत ने बहुत शानदार ढंग से कोरोना के संक्रमण से निपटने का काम किया। उत्तर प्रदेश पूरी दुनिया के आबादी में 5वें नंबर पे हमारा स्थान आता है, और जितने शानदार ढंग से कभी हमारे नेता प्रतिपक्ष ये चर्चा कर देते, हाँ उत्तर प्रदेश की आबादी 23 करोड़ से अधिक है और महाराष्ट्र की आबादी उससे कम है, केरल की आबादी उससे कम है, बाकी राज्यों का भी उल्लेख करते, एक लाइन कह देते कि हाँ आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में शानदार ढंग से कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई, और लड़ी गई। आपको देखिए, मैं अभी मेरी बात को अभी फिर मैं जानता हूं उधर से बुरा मानेंगे, लेकिन मैं कहूं कि आपने कहा देश के वैज्ञानिकों ने दिन रात तपस्या करके कोरोना की वैक्सीन तैयार की, और हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कहा हम कोरोना का टीका नहीं लगाएंगे, ये बीजेपी का टीका है। और मैं आरोप लगा, इनको ना तो कोरोना का टीका पसंद है ना माथे का टीका पसंद है। माथे पे टीका लगाता हूं, कोरोना का टीका भी लगा के आया हूं। अब महोदय, अध्यक्ष महोदय, आप सुनो, महोदय, आप ये नहीं आप उसका जवाब दें। ऐसे नहीं, ये क्या बात है? आप बात में सुन, आप जवाब दे देना, आप जवाब दे देना, आप उसका जवाब दीजिए ना। क्या बात है? अरे अब उन्होंने कोई बात बोली, आप उसका जवाब दीजिए। ये ठीक बात नहीं अध्यक्ष जी, ये अध्यक्ष जी ठीक बात नहीं है।
क्योंकि इस बहस में जो वैक्सीन है, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूं, लेकिन साइंटिस्ट का पढ़ता हूं, जो रिसर्च पेपर वो पढ़ता हूं। मैं इनसे कहता हूं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा वैक्सीन पे, क्योंकि ये वर्ल्ड ओवर ऐसे लोग भी थे जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई। शायद हमारे डिप्टी सीएम नहीं जानते ये बात, दुनिया का डिप्टी सीएम ही नहीं जानते। और ये क्या कह सकते मैं टीका नहीं लगाता? अरे उन्होंने कहा मत मानिए ना। आप पिछड़ों को बर्बाद कर रहे हो, बैठ करके पिछड़ों को धोखा दिलवा रहे हो, वो आपको याद ही नहीं है। और आप वो अपमान भूल गए जो तख्ती लगी थी, हटा दिया गया था। आप शांत रहिए, गलत बात। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि कोरोना के संबंध में आपने चर्चा की, इसलिए कोरोना संबंधित में आप ही के विषय में से कुछ विषय लेकर के बैठ करके नोट कर लिया था, और नोट करके उसका जवाब मैं प्रयागराज का रहने वाला हूं। अब प्रयागराज का रहने वाला हूं, अभी आपने कहा वो लाशों के ढेर, मैं चाहूंगा कि जैसे आप प्रतिनिधिमंडल सरकार को बदनाम करने के लिए भेजते थे, एक प्रतिनिधिमंडल आज भेज दीजिए। आज तो कोरोना कारण मौतें नहीं हो रही हैं। वो प्रयागराज की धरती में बहुत बड़ी संख्या में पूर्वांचल के लोग गंगा जी के तट पर जाते हैं। आज भी आज जाकर के देखेंगे तो वहां बहुत सारे लोग गंगा जी के किनारे बालू के नीचे अपने परिवार के जो सदस्य उनके नहीं रहे इस धरती पर, उनको जाकर के वहीं दबा करके बालू के अंदर आते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।